नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कविता सिंह प्रभा और आप देख रहे हैं कार्यक्रम एक कहानी दो कविताएं कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह के प्रोफाइल पेज पर। जी हाँ, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। यह कार्यक्रम मुझे तो पसंद है ही, मुझे पता है आप सबको भी बहुत पसंद है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। माँ शारदे को नमन करती हूँ, आप सबका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जब तक आप सब जुड़ते हैं और मुझे दिखाई देते हैं, तब तक मैं इस कार्यक्रम की और कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह की कुछ विशेषताएं बताना चाहती हूँ। कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह पूर्णतः साहित्य को समर्पित है। इसमें हर सप्ताह 3 कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पहला कार्यक्रम है मंगलवार शाम 7 बजे प्रोफाइल पेज पर, जिसका नाम है एक कहानी दो कविताएं, जो मैं आज कर रही हूं, जिसे मैं प्रस्तुत करती हूं। और इसके अंतर्गत मैं साहित्यकारों की, जो विशिष्ट साहित्यकार हैं, जो हमारे प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं, जिन्होंने साहित्य को एक नया आयाम दिया, उन सभी को, और जो आज के साहित्यकार हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो प्रबुद्ध जन हैं, उनकी एक कहानी दो कविताएं मैं लेकर आती हूं इस कार्यक्रम के अंतर्गत, जिसे आप बहुत पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरा कार्यक्रम है वो बुधवार को होता है, और बुधवार को जो ये कार्यक्रम होता है, इसमें काव्य गोष्ठी है वह कार्यक्रम, जिसमें हम 4 साहित्यकारों को आमंत्रित करते हैं। जी हाँ, 4 साहित्यकार उसमें शरीक होते हैं। साथ में हमारे सुप्रसिद्ध शायर और गजलकार कामेश्वर कुमार कामेश जी उसमें मन संचालन करते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध है ये कार्यक्रम और सभी इसको पसंद करते हैं। मैं देख रही हूँ आदरणीय गीतकार मनोहर मधुकर जी की उपस्थिति हुई है, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। आपका स्वागत है सर, और मैं जी बहुत धन्यवाद। और गुरुवार को हम कार्यक्रम त्रिवेणी प्रस्तुत करते हैं, जिसमें 2 रचनाकार आते हैं। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है ये, और इसमें जो मंचालक हैं वो सुप्रसिद्ध गीतकार आदरणीय उमंग सरीन जी हैं। कभी कभी मैं भी कर लेती हूँ। और ये दोनों ही कार्यक्रम, जो काव्य गोष्ठी और त्रिवेणी है, यह हमारे पेज पर, जिसका नाम है लाइफ एक्सप्रेसेस, वहां प्रसारित किया जाता है। और बाकी हमारा जो समूह है उसमें भी बहुत सारे हम छोटे छोटे इवेंट करते रहते हैं। प्रत्येक दिन हम एक विषय देते हैं जिस पर रचनाकार लिखते हैं, और हम उन्हें सर्टिफिकेट द्वारा सम्मानित करते हैं। तो चलिए, मैं देख रही हूँ आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी की उपस्थिति हुई है, और आज खुशी की बात यह है कि आप सब मुझे वहां दिखाई दे रहे हैं, और आपके कमेंट्स भी आज मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं देख रही हूँ विनीता शर्मा दीदी भी हैदराबाद से जुड़ गई हैं, वह भी दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, बहुत स्वागत है सर। मैं बता रही हूँ ना, कुछ हमारे जो श्रोता हैं, जैसे आप विनीता दीदी, जब आप जुड़ जाते हैं ना, तो बस मुझे बहुत सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और मैं कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। तो आज मैं जो एक कहानी दो कविताएं लेकर आई हूँ, आगरा की सुप्रसिद्ध चित्रकार हैं, वो मल्टी टैलेंटेड हैं। उनकी चित्रकारी की धाक है वहां ही क्यों, उनके बारे में जब मैं अभी उनका परिचय दूंगी आपको, तो देखिएगा कितना विस्तृत परिचय है उनका। और वे कहानियां भी लिखती हैं, कविताएं भी लिखती हैं, हाइकू भी लिखती हैं। सुषमा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, मुझे आप भी दिखाई दे रही हैं। कृपया सबको जगाइए कि वे आए पटल व्हाट्सएप ग्रुप में से इधर को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रीता दीदी। तो आज हम आगरा की सुप्रसिद्ध चित्रकार व साहित्यकार प्रोफेसर डॉक्टर रेखा कक्कड़ जी की एक कहानी और 2 कविताएं सुनाएंगे। उनका छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। वो बहुत प्रसिद्ध चित्रकार हैं और उतनी ही सुंदर, भावपूर्ण, बहुत ही सरल हृदय हैं वे। बहुत ही मधुर व्यवहार है, बहुत ही कहना चाहिए सबसे घुल मिल जाती हैं, और
उनके भाव देख के ही आपको समझ में आ जाएंगे, उनकी रचनाएं सुनकर ही आपको समझ में आएगा कि उनका हृदय कितना कोमल और निर्मल है। जी धन्यवाद। तो प्रोफेसर डॉक्टर रेखा कक्कड़ जी का मैं छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। पेंटिंग मैंने बताया ना, बहुत सुंदर चित्रकारी करती हैं वे, और हमारे साथ परम आदरणीय डॉक्टर रूपचंद्र शास्त्री मयंक जी की उपस्थिति हुई है। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जी रेखा कक्कड़ जी, मैं जल्दी से मेरे पास रखी है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। सॉरी, थोड़ा इसकी सेटिंग ठीक करते हैं। हाँ, ये हमने एक पुस्तक साझा संकलन निकाली थी जिसका नाम है हृदय के दर्पण से। ये जो पेंटिंग है ये उन्हीं की बनाई हुई है, और ये उनकी जो पेंटिंग है ये किसी प्रतियोगिता में प्रथम आई थी, तो मैंने इसे चुना अपनी पुस्तक के लिए। ये हैंड पेंटिंग है उनकी और बहुत सुंदर इन्होंने बनाई है। आप लोग भी अपनी पुस्तकों के लिए उनसे मुख पृष्ठ बनवा सकते हैं, और बहुत सुंदर बनाती हैं। तो एक ये तो पेंटिंग है, और इसी, क्योंकि ये लघु कथा संग्रह है, इसी से मैं उनकी एक जो है कहानी पढ़ूंगी। उन्होंने भी इसमें भाग लिया था। एक ये हमने बनाया था नवरात्रि के ऊपर, 9 दिन के ऊपर। इसमें 15 रचनाकारों ने भाग लिया और 9 दिन देवी के 9 रूपों का वर्णन सबने किया। तो बहुत सुंदर नवरात्रि के नवदीप, ये जो चित्र है ये भी उन्होंने ही बनाया। इतनी खूबसूरत ये मैं तो इसे ग्रंथ कहती हूँ, क्योंकि एक तो इतना सुंदर ये पुस्तक बनी है, और बहुत मोटी है, क्योंकि सबने 9 कविताएं दी हैं अपनी रचनाएं। तो इसमें कविताएं भी हैं, गीत भी हैं, भजन भी हैं। मतलब अब देवी माँ के हैं तो वो भजन ही कहे जाएंगे। बहुत ही सुंदर ये पुस्तक बनी। तो दोनों ही इन पुस्तकों में मेरे जो साझा संकलन है उन्हीं के द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स को मैंने लिया है। मैं बताना चाहती थी कि किस स्तर की वो बहुत। और अब देखिए उनका बायोडाटा, यानी कि वो उनका थोड़ा सा परिचय। उन्होंने प्रोफेसर डॉक्टर रेखा कक्कड़ जी ने BFA पेंटिंग 5 वर्ष का कोर्स किया लखनऊ विश्वविद्यालय से। BSc लखनऊ विश्वविद्यालय से ही की, पेंटिंग में MA की, PhD आगरा विश्वविद्यालय से की उन्होंने, और एसोसिएट प्रोफेसर अध्यक्ष चित्रकला विभाग की जो है वो हेड रही। 1978 से लेकर 2012 तक वो BD के कॉलेज में वो अध्यक्ष रही चित्रकला विभाग की। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो विश्वविद्यालय आगरा का है उसमें वो आज भी काम कर रही हैं प्रोफेसर के तौर पर, और 2013 से निरंतर काम कर रही हैं वहाँ। छात्राओं को वो PhD की भी कराती हैं, और छात्राओं ने उनके ऊपर भी शोध किया है। तो देखिए कितनी बड़ी बात है ये। उनकी एकल चित्रकला प्रदर्शनी, यानी कि 18, सोचिए किस स्तर की वो चित्रकार हैं। 18 उनकी एकल चित्रकला प्रदर्शनी देश विदेश में लगी हैं, और सामूहिक कला प्रदर्शनियों की तो कोई गिनती ही नहीं है। बहुत सारे साहित्य सेमिनार में उन्होंने भाग लिया है, वर्कशॉप लगातार वे भाग लेती हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी द्वारा उनको पुरस्कार प्राप्त हुए हैं 2015 में, 2005 में, 2002 में और 1998 में। IFEX दिल्ली द्वारा भी 2002 को उनको सम्मानित किया गया। तो पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। आकाशवाणी में भी वे अपनी रचनाएं प्रसारित करती हैं, और देश विदेश सब जगह उनका कहते हैं सिक्का चलता है। पेंटिंग्स व साहित्य में उनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, तो मैं उनकी गिनती नहीं करूंगी। प्रकाशन अगर देखा जाए तो कहानी संग्रह जो उनकी प्रकाशित हुई है, ओढ़ी हुई मुस्कान मनोदशा अवार्ड, और कविता संग्रह मन के पार, और उनका एक हाइकू संग्रह आने वाला है जो गया हुआ है, प्रकाशाधीन है। तो ऐसी बड़ी हस्ती, बड़ी जिसके कहना चाहिए आर्टिस्ट, कलाकार जो हरफन मौला हैं,
और सबसे अच्छी बात है उनकी, बहुत ही सरल हृदय हैं, कहीं से छू नहीं गया है उन्हें कोई भी ऐसा गर्व या प्राउड की लगेगा ही नहीं, ऐसे लगेगा जैसे हमारी जैसी हैं। मैं देख रही हूँ आदरणीय डॉक्टर दमयंती शर्मा जी की उपस्थिति हुई है, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। संध्या दीक्षित जी की उपस्थिति हुई है, उनका भी बहुत बहुत, और प्रिय सोनिया जी भी, सोनिया अक्ष जी बहुत बड़ी गजलकार हैं। तो ये सब जो आज उपस्थित हैं, मैं कहूँगी अपने अपने क्षेत्र में स्तंभ हैं। और डॉक्टर दमयंती शर्मा जी तो उन्होंने तो फिल्मों में गीत लिखे हैं। तो सबकी उपस्थिति यह बताती है कि आपको यह कार्यक्रम पसंद आता है और मेरी मेहनत मुझे थोड़ी सफल होती दिखाई देती है। बिल्कुल, अब चलेंगे जल्दी से, मैं चलती हूँ उनकी पहली कविता की ओर। इस कविता से ही आपको पता चल जाएगा कि वे कितने निर्मल हृदय की हैं। रोशनी प्यार की, जी चाहता है सबके दिलों में रोशनी भर दूं, अंधेरों में उजाला कर दूं, सोते हुओं को जगा दूं, आंखों में रोशनी भर दूं। रोशनी प्यार की रोशनी, रोशनी ईमान की रोशनी, रोशनी सच्चाई की रोशनी। जी चाहता है सबके दिलों में रोशनी भर दूं, अमीरों के दिलों में कुछ ऐसा कर दूं, अमीरों के दिलों में कुछ ऐसा कर दूं, गरीबों को वे कुछ दे सके। धन नहीं, दौलत नहीं, बंगला नहीं, उनका शोषण ना करके उन्हें प्यार और इज्जत दें, अभावों को दूर कर दें, जिनके कारण जिंदगियां सिसक रही हैं, ठिठुर रही हैं, उन्हें उनके अधिकार दे दें। जी चाहता है और कुछ ऐसा कर दूं, मेहनत करने वाला कभी मोहताज ना हो, जो पहाड़ तोड़ भूमि करता है समतल, धरती से निकाल पानी प्यास बुझाता है सबकी, खेतों में फसल उगा सबका भरता है पेट, बंजर भूमि पर बहुमंजिला इमारतें खड़ी करके भी नहीं भर पाता खुद का ही पेट। फिर शोषण की भट्टी में कब तक फुके, फिर शोषण की भट्टी में कब तक फुके, मेहनत और ईमानदारी करके भी कुछ नहीं पाता। क्यों ना सबके दिलों में रोशनी भर दूं और कोई जादू की छड़ी छुआ, दुख रोग भूख भगा दूं, रोटी कपड़ा मकान दे जीवन सुख में बना दूं, आंखों में रोशनी प्यार की भर दूं, ईमान ईमान इज्जत सच्चाई का बीज बो दूं, सबके दिलों में सूरज भर दूं, सबके दिलों में सूरज भर दूं। जी चाहता है, जी चाहता है सबके दिलों में रोशनी भर दूं, अंधेरों में उजाला भर दूं, सोते हुए को जगा दूं, सोते हुओं को जगा दूं। तो ये उनकी एक विश है। मतलब मैंने बताया ना, इतना निर्मल हृदय है, तो कहीं कोई इस कविता में बनावट नहीं है। उनके मन के बहुत ही सरल भाव इसमें आए हैं। वो चाहती हैं कि मतलब गरीबी दुख दर्द सब दूर कर दे। वो कहती है कि हमें गरीब को पैसे जरूरी नहीं कि हम धन दौलत दें, उसको इज्जत दें, सम्मान दें, या उसके सुख दुख में हम काम आए। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ डॉक्टर पुष्पा सिंह जी जुड़ गई हैं। ये भी छंद विशेषज्ञ हैं, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। और डॉक्टर दमयंती शर्मा दीदी मेरा उत्साहवर्धन कर रही हैं, बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए अब बढ़ती हूँ मैं उनकी कहानी। बहुत छोटी सी सरल कहानी है क्योंकि, लेकिन बहुत बड़ी समस्या है। और कहानी का नाम है, हमारे साथ डॉक्टर अनिल उपाध्याय जी जुड़ गए हैं, मैं उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ। चलिए, और जो बाद में इस कहानी को देखेंगे, इस कार्यक्रम को देखेंगे सुनेंगे, उन सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। विजू, कहानी का नाम है विजू। तो जैसे कि कार्यक्रम का नाम है एक कहानी दो कविताएं, तो एक कविता मैंने पढ़ ली है, अब उनकी कहानी पढ़ूंगी।
उसके बाद दूसरी कविता पढ़ूंगी। कहानी के बीच में मैं नाम नहीं लेती हूँ, इसलिए पहले ही सबका स्वागत धन्यवाद करती हूँ कि आप जुड़े हैं। आपके जुड़ने से ही मुझे मेरा मनोबल बढ़ता है और मुझे इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने की ऊर्जा प्राप्त होती है। जी धन्यवाद पुष्पा जी। पुष्पा जी, आपको मुझे सुनना अच्छा लगता है, मुझे सुनाना बहुत अच्छा लगता है। जी, विजू। जब से पिताजी आए हैं हमारी कोई प्राइवेसी नहीं रह गई। क्लब पार्टी में जाना मुश्किल हो गया है। वे तो अपनी जिंदगी जी चुके, अब हमें क्यों चैन से नहीं जीने देते, मम्मी पापा से कह रही थी। दादाजी वृद्धाश्रम क्या होता है? बड़े ही भोले अंदाज में विज्ञान ने दादाजी से पूछा। पता है दादाजी, मम्मी पापा बात कर रहे थे कि वे आपको वृद्धाश्रम में भेज देंगे, तब चैन की बंसी बजाएंगे। अच्छा? दादाजी आश्चर्यचकित से विज्ञान उर्फ विजू को देखते रहे। विजू बार बार दादाजी को परेशान करने लगा। बताओ ना दादाजी, बताओ ना, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं बच्चे, आप वहां नहीं जा सकते, दादाजी बोले। नहीं, आप मुझे बताओ, वरना हमारी आपकी कुट्टी हो जाएगी। वह बार बार पूछता रहा तो बड़े प्यार से दादाजी ने उसे समझाया कि जब घर में बड़ों के लिए जगह कम पड़ने लगती है तो उन बुजुर्गों को वृद्धाश्रम भेजना पड़ता है। यह कहकर दादाजी चुप हो गए और कुछ नहीं बोले, लेकिन चिंता की रेखाएं उनके माथे पर घिर आई थीं। दादाजी स्मृतियों में खो गए। बचपन में माँ बाप द्वारा दिया गया प्यार और ममता बड़े होते ही, बल्कि शादी के बाद क्यों और कैसे भूल जाते हैं बच्चे। गांव में दादाजी लखन भैया के नाम से जाने जाते थे। अपना गांव तो गांव, पड़ोसी गांव के लोग भी लखन भैया की बहुत इज्जत करते थे। बड़ा रुतबा था। 2 गांव छोड़ वहां के प्रधान की बिटिया लक्ष्मी देवी से उनका विवाह हुआ था। सीधी सरल ममतामयी लक्ष्मी पूरे गांव की भौजी बन गई। अच्छे संस्कारों में पली लक्ष्मी सभी को आदर सत्कार देती, उसके घर से कोई भूखा न जाता। लखन को वह कभी नहीं भूलता दिन जब एक गहरी अंधियारी रात बरसते पानी में एक भीगता हुआ आदमी उनके द्वार पर शरण मांगने आया। दुनिया देखते हुए लखन ने पूछताछ की तो उसने कहा, झूठ नहीं बोलूंगा साहब, मैंने अपने बीमार लड़के के लिए चोरी की है और लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं। किसी तरह बचते बचाते हुए यहाँ तक पहुंचा हूँ। आपकी कृपा, यदि मेरी जान बच जाएगी, मैं अपने बेटे की भी जान बचा पाऊंगा, मुझे कहीं छुपा लीजिए। लाख मना करने पर भी लक्ष्मी ने उसे शरण दे दी। उसकी ममता उसके बेटे के लिए जागी थी। दूसरे दिन 1000 दुआएं देता हुआ वह व्यक्ति अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा था। लखन ने चैन की सांस ली। विचार, बीती बातें और स्मृतियों ने जैसे फिल्म की रील की तरह फ्लैशबैक बनकर आंखों के सामने घर बना लिया था। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे अभी सामने घट रहा है। कभी कोई अपने घर के बंटवारे को लेकर, तो कोई झगड़े फसाद को निपटवाने आता। कभी बेटे की कुराह चलने की परेशानी सुलझवाने आता, तो कोई अपनी बेटी के विवाह की चिंता में रिश्ते पूछने आता। गांव में लखन भैया न जाने कितनों की समस्याएं सुलझाते थे। आज अपने बेटे बहू द्वारा उठे प्रश्न का समाधान नहीं है उनके पास। न पैसा, न जमीन रही और न बेटा। आज उन्हें लक्ष्मी की बहुत याद आ रही थी। लक्ष्मी ने जब बेटे को जन्म दिया था तभी से वह कुछ अस्वस्थ रहने लगी थी, लेकिन
बच्चे के साथ बिताया एक एक पल उसे नई चेतना देता था। उसने उसका नाम विशाल रखा। यथा नाम तथा गुण। बड़ी बड़ी बातें करता, हाथ फैलाकर विशालता का परिचय देता। अपने माता पिता का लाडला विशाल उन्हें बहुत प्यार करता था। समय तो पंख लगाकर उड़ता है। इधर विशाल विवाह योग्य हुआ और उधर लक्ष्मी की बहू लाने से पहले ही यह लीला समाप्त हो गई। लखन भैया एक एक पल को याद कर रोते, लेकिन गांव वालों के लाख समझाने पर भी उन्होंने दूसरा विवाह ना किया। अब लड़के की शादी करूंगा या अपनी, यह कहकर वे सबको चुप करा देते। विशाल की पत्नी ने अपने मायके को ही महत्व दिया। विशाल खेतों के बीज लेने शहर जाता। एक दिन जब वह दुकान पर बीज देख रहा था तो वहीं दुकान के मालिक की जो बेटी थी वो हिसाब किताब का बही खाता देख रही थी। मालिक ने यूं ही परिचय कराया अपनी बेटी से। इसको भी पहचान है अच्छे बुरे बीजों की और अन्य सामानों की। और बस यहां से शुरू हुआ एक नया रिश्ता। लखन भैया विशाल की खुशी में ही अपनी खुशी समझते थे। नीता से विशाल का विवाह कर दिया गया। लक्ष्मी की याद में अपने जीवन की डोर अपने आप ही संभालते चल रहे थे। अब बहू आ गई तो घर आंगन महकने लगेगा, वे सोचते थे। जब वे दादा बने उन्हें वीजू एक दोस्त के रूप में मिला। उसे गोद में उठाए रखना, उसके साथ खेलना और बातें करना। कितनी जल्दी वीजू बड़ा हो गया उन्हें पता ही नहीं चला और तरह तरह के सवाल करने लगा था। उसके हर प्रश्न का समाधान लखन खुशी खुशी करते। विजू था भी तो समझदार। दादाजी इतना खामोश व चिंतित क्यों हो? इतना खामोश और चिंतित विजू ने दादाजी को कभी नहीं देखा था। दादाजी दादाजी क्या हुआ? विजू बोला। लेकिन इस बार मैं पहले जैसी गलती नहीं करूंगा। दादाजी अपने आप से बड़बड़ा रहे थे। पहले जैसी गलती? कैसी गलती दादाजी? विजू ने जिज्ञासावश पूछा। तू कैसे समझेगा, तू अभी बहुत छोटा है। दादाजी ने विजू से कहा। नहीं, आपको बताना पड़ेगा, विजू ने कहा। उसकी जिद देखकर दादाजी ने कहा, अच्छा देख, तू मेरा अच्छा दोस्त है ना, इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि तू मेरा दोस्त है। हाँ, अब बताइए भी, विजू ने कहा। तेरे पापा और चाचा की पढ़ाई में मैंने अपना सारा रुपया लगा दिया। अपना खेत सब कुछ बेचकर उनको पढ़ाया लिखाया, तब वे इतने काबिल बने। आज वह अच्छी नौकरी के साथ साथ बहुत काबिल हो गया है। यह कहते हुए दादाजी की आंखों में आंसू आ गए और एक बूंद विजू के हाथ पर भी गिर पड़ी। तेरी दादी की मृत्यु के बाद मैं गांव में अकेला रहता था। यहाँ आने से पहले तेरे पापा ने मुझसे कहा था कि बाबूजी अब यहाँ अकेले रहकर क्या करेंगे, हमारे साथ रहिए। हारी बीमारी यहाँ कौन देखेगा आपको? विजू, मुझे भी उसकी बात ठीक लगी थी और मैंने हाँ कर दी। विशाल यानी तेरे पापा ने मुझसे गांव का घर और रुपया पैसा जो भी मेरे पास था, जो एफडी के रूप में रखा था, सब कैश करा लिया। बस केवल 2 एफडी मैंने अपने पास रख ली। मुझसे कहते कहते दादाजी फफक फफक कर रो रहे थे। उन्हें अपने नन्हे हाथों से विजू ने उनके आंसू पोंछे और बोला, अब वो मत दे देना। विजू को पता नहीं था एफडी क्या होती है, लेकिन उसके छोटे से मन को यह पता था कि एफडी कोई कीमती वस्तु है और वह समझ गया था कि जो कीमती चीज है वो किसी को नहीं देनी चाहिए। तो पापा ना उस एफडी को ले लेंगे और
आपको निकाल देंगे घर से। ये उसके जहन में समझ आ गया था। आप हमारे कमरे में रहिए दादाजी, भोला विजू बोला। नहीं बेटा, सच पूछो तो अब यहां मेरा कोई काम नहीं है, अब यहां मेरा मन नहीं लगता, दादाजी ने आंसू पोंछते हुए कहा। विजू अचानक जैसे बहुत बड़ा हो गया और उसने मन ही मन तय कर लिया था कि वह दादाजी को वृद्धाश्रम नहीं जाने देगा। यह थी एक छोटी सी कहानी विजू। तो बहुत सारे प्रश्नों को हमारे जहन में छोड़ जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस कहानी से समझ आती है, जो एक छोटा बच्चा भी समझ जाता है, कि आप बुढ़ापे में अपनी कीमती वस्तुएं, अपना घर ना बेचें या किसी और के नाम ना करें, क्योंकि अंत में हमारे जाने के बाद सब कुछ बच्चों को ही मिलना है। लेकिन अपने जीते जी हम अपने लिए, अपने एसेट्स को, अपनी प्रॉपर्टी को अपने लिए भी रखें। और सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, कैश भी हमें चाहिए होता है, क्योंकि जब इमरजेंसी होती है तो कैश की जरूरत पड़ती है। तो बैंक में एफडी के तौर पर या फिर बैंक में कैश के तौर पर हमारे पैसे होने चाहिए। लेकिन क्या होता है ना कि जो परिस्थितियां इस तरह से आती हैं कि उस समय हम कितने भी समझदार हों, हम भावनाओं में बह जाते हैं और अपने हिस्से का सब कुछ बच्चों के हवाले कर देता है, जो नहीं करना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। उमंग सरीन जी, बहुत सुप्रसिद्ध कहानीकार उमंग सरीन जी उपस्थित हैं, तो उनका भी स्वागत करती हूं। तो बिल्कुल, और ये बार बार समझाया जाता है, और इस कहानी का भी जो मकसद है वही है कि आप अपनी जो कीमती वस्तु हैं अपने लिए संभाल कर रखें, सब कुछ बच्चों के हवाले ना कर दें। और अंत में उन्होंने 2 एफडी अपने लिए रखी, और वो मतलब मन में अगर देखा जाए, अगर मैं सोचूं एक श्रोता के तौर पर या पाठक के तौर पर, तो मुझे लगता है कि वो 2 जो एफडी हैं उनके सहारे वो शायद वहां से जाएंगे, और या तो हो सकता है गांव में वापस जाकर रहेंगे, या वो इंडिपेंडेंट होकर रहना चाहेंगे। और बेटे, जो बच्चा है, उसको ये समझ में आ गया है कि माँ बाप ने दादाजी की सारी कीमती चीजें ले ली हैं, अब उन्हें और नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ले लेंगे तो फिर दादाजी को वृद्धाश्रम में भेज देंगे। और साथ ही एक बच्चे के मनोभाव दिखाए हैं कि यदि संस्कार अच्छे हों बच्चों में हम डालें तो वे आपसे जुड़े रहते हैं। तो अंत में जैसे उसमें दिखाया गया है कि विजू अचानक बड़ा हो गया और उसने निश्चय किया कि दादाजी को कहीं नहीं जाने देगा। तो ये हो सकता है, ये बिल्कुल संभव है। यदि हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन अगर ठान लें तो बिल्कुल कोई उन्हें दादा दादी को कुछ नहीं कह सकता। तो बहुत अच्छी एक कहानी है, लघु कथा है, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें डिटेलिंग नहीं हो सकती, लेकिन मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि आपको अपने पैसे अपने लिए संभाल कर रखने चाहिए, कभी भी बच्चों पर डिपेंडेंट नहीं होना है, और साथ ही आपको अपने जो पोते पोती हैं या जो बच्चे हैं उनको अच्छे संस्कार देने चाहिए, ताकि ये जो प्रवृत्तियां आ रही हैं, कुरीतियां आ रही हैं हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में, वो आगे ना बढ़े। तो बिल्कुल एक बहुत ही सशक्त और लघु कथा। चलिए अब मैं उनकी दूसरी कविता पढ़ना चाहती हूँ। पावन है जल तेरा। गंगा जी के ऊपर उन्होंने ये कविता लिखी है, मैं प्रस्तुत करती हूँ। हे गंगे तेरी बूंद बूंद निराली है, जीने को जल जरूरी है, यह तो अमृत की प्याली है, यह तो अमृत की प्याली है। पशु हो पक्षी हो या हो इंसान, मित्र हो शत्रु हो या हो उद्यान, सबका एक निदान, तू जीवन की हरियाली है। हे गंगे तेरी बूंद बूंद निराली है। हे गंगे तेरी बूंद बूंद निराली है,
तेरी पावन जल धारा में धर्म कर्म होते परिपूर्ण, अंत समय गंगा जल पीकर जो पहुंचेगा अपने धाम, वह करे तुझे प्रणाम। हे गंगे तेरा नाम अमर सदा, तू जीवन की हरियाली है, तेरी बूंद बूंद निराली है। कहते हैं ना कि जैसे ज्यादा गंगा जल नहीं है, आप एक बूंद गंगा जल की पानी में मिला दीजिए, वो पानी का जो तत्व है वही गंगा जल जैसा हो जाता है। तो वही बात कह रही हैं वो कि बूंद बूंद निराली है। हे गंगे तेरा कल कल करता निनाद, करता झंकृत हृदय निरंतर, तेरी उत्ताल तरंगों से बढ़ता जीवन का संचार, तू पुण्य की करती रखवाली है, आनंद की तू दायनी, तेरी बूंद बूंद निराली है। हे गंगे तेरी बूंद बूंद निराली है। हे गंगे तेरी सहन शक्ति, हे गंगे तेरी सहन शक्ति तो अपरंपार, तेरे जल में जो गरल घोलते तू पी जाती है चुपचाप। जब भर जाते मानव के पाप, विकराल विकराल रूप देती अभिशाप, विकराल रूप देती अभिशाप, खेत बहाती गांव बहाती, मानव को शमशान दिखाती है हाहाकार, मचे खलबली, बन जाती दुर्गा काली है, तेरी बूंद बूंद निराली है। हे गंगे तेरी बूंद बूंद निराली है। तो एक बहुत ही प्यारी सी सरल रचना जो उन्होंने गंगा के ऊपर लिखी है कि कितनी पावन वो गंगा है। और देखिए यहाँ पर भी उन्होंने एक संदेश दिया कि हम लोग उसमें अमृत जैसे जल में गरल यानी कि जहर घोल रहे हैं। और यही कारण है कि आजकल नदियों में बाढ़ आ रही है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उन नदियों का दोहन कर रहे हैं, उनके किनारों पर हम रास्ते बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, या फिर उनमें कचरा फेंक रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां तो होती ही हैं, साथ में बाढ़ का खतरा, सूखे का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आजकल तो आप देख ही रहे होंगे न्यूज में हर जगह बारिश हो रही है और नदियों में बाढ़ आ रही है। तो कहीं ना कहीं मानव ने इस प्रकृति का दोहन किया है, शोषण किया है, और हमें सोचना पड़ेगा, वरना ये जो स्थिति है और भयानक हो सकती है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ प्रोफेसर डॉक्टर रेखा कक्कड़ जी को, जिनकी आज मैंने एक कहानी, 2 कविताएं आपके समक्ष प्रस्तुत करी। और ये एक मक्खी पता नहीं कहाँ से घुस आई है जो मुझे बार बार मेरा ध्यान भटका रही थी। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप सब जुड़े रहे, आपने इस कार्यक्रम को सराहा और आगे भी जुड़ते रहिएगा। संध्या दीक्षित जी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर पुष्पा सिंह जी दिखाई दे रही हैं मुझे, उमंग सरीन जी दिखाई दे रही हैं, विता शर्मा दीदी दिखाई दे रही हैं। आप सभी का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और एक मक्खी ने आज मुझे बहुत डिस्टर्ब किया, तो लेकिन ठीक है, यही जिंदगी है और परिस्थितियों के साथ हाथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते जाना है। तो मैंने भी अपना कार्यक्रम संपूर्ण किया है। आप सभी को धन्यवाद। फिर मिलूंगी अगले मंगलवार को एक कहानी 2 कविताओं के साथ। आइएगा जरूर। धन्यवाद। और अब मैं शुभ रात्रि कहती हूँ आपको। आपका दिन शुभ हो, सांझ शुभ हो, रात्रि शुभ हो, आने वाला समय शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।